जैसे कि सब ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कल ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमने पढ़ा था, तो उसके आगे का भाग क्या है वो आज अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं, एक संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो कल तक हमने पढ़ा था कि ईदगाह जाने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चों की टोली गांव से शहर की ओर प्रस्थान करती है। अब सब बच्चे दौड़ करके कभी आगे निकल जाते हैं और पेड़ की छांव में बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं और कोसते हैं बड़ों को कि कितना धीरे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, मेला बंद हो जाएगा। करते करते दौड़ धूप करते करते बच्चों की टोली शहर में प्रवेश किया। जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर उन्हें आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि गांव की छोटे छोटे घर होते हैं, शहर में बिल्कुल इसके। अब बाल सुलभ जो बातें होती है कि एक बालक की कल्पना किस किस प्रकार की होती है, वो इस पाठ में यहाँ पर से शुरू होती है। एक क्लब हाउस को देख करके एक बालक कहता है कि ये क्लब हाउस है, यहाँ डांस होता है, बड़ी बड़ी लोग यहाँ पर डांस करते हैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर खेल खेला जाते हैं, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर महिला और पुरुष खेल खेलते हैं। तो दूसरे लोग का महिला खेल खेलती, हमारे गांव में तो नहीं खेलती, हमारी माता जी को तो बैट दे दो तो वो तो गिर पड़ेगी। दूसरे ने कहा हाँ भाई हमारे यहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती। पहले वाले व्यक्ति जो कहा कि ये क्लब हाउस है और यहाँ पर खेलते हैं, डांस होते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भी होता। फिर आगे चले, फिर थोड़ा आगे चले तो मालूम चला कि ये स्कूल है, कॉलेज है। तो उसने कहा कि ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, तो कौन पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ बड़े बड़े बालक पढ़ते हैं, जिनके दाढ़ी नीचे आ जाती है, वे बालक पढ़ते हैं। तो एक बालक ने फिर सेल्स प्रश्न किया, दाढ़ी मूछों वाले व्यक्ति भी पढ़ते हैं? हमारी क्लास में तो एक बच्चा जो था, जो ठोठ था, जो कई बार उसी कक्षा में फैल हो गया, उसकी दाढ़ी नीचे आ गई थी। तो इसका मतलब यहाँ सब ठोठ व्यक्ति पढ़ते होंगे, जो मूर्ख है वो पढ़ते होंगे। फिर आगे चला तो पुलिस की अपने कवायद चल रही थी, परेड चल रही थी। वो देख करके फिर बच्चे ने अपनी ओर से एक किया कि देखिए पुलिस वाले ये रात को जाग जाग करके पहरा देते हैं, ठीक है नहीं, कवायद करते हैं, पर पहरा देते हैं ताकि शहर में चोरियां नहीं हो। तो दूसरे ने कहीं से बात सुनी होगी, तो दूसरे ने उसका प्रतिरोध करते हुए कहा, चोरियां साहब रोकते ये, अरे ये चोरियां करवाते हैं, ये पुलिस वाले ये चोरियां करवाते हैं। तो तीसरे ने अपनी ओर से एक बात रख दी कि मेरे मामा जो थे वो पुलिस में थे शहर में, ठीक है नहीं, तनख्वाह तो उनकी जितनी होती ऊपरी आमदनी इतनी होती थी, बहुत सारा पैसा आया, पर ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। एक बार उनके घर में आग लगी, सब खाक हो गया, चोरी का पैसा मौरी में चला। तो ये बालकों के बीच में वार्तालाप हो रहा। ये जो वार्तालाप होता है, बालक अपनी कल्पनाओं से परिस्थितियों के बारे में कैसा सोचता है, इन सब चीजों को कहते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान सरल शब्दों में तो क्या, परिस्थितियों का आकलन बच्चों की कल्पना के अनुरूप। उनके विचार, हाव भाव, शब्द चयन आदि, ये सब चीजें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। परिस्थितियों का आकलन बच्चों की कल्पना के अनुसार हो, ठीक है नहीं, वो क्या सोचते हैं उस परिस्थिति के बारे में, उनके विचार कैसे है, उनके हाव भाव कैसे है, शब्द के बोलने जाने का तरीका कैसा है, कौन से शब्दों का प्रयोग कर, इन सबों का जब आकलन किया जाता है तो वो सब मोटे रूप में क्या जाता है, बाल मनोविज्ञान।
तो यहाँ बालक हर चीज को देखते जा रहे थे और उसके अनुसार अपनी कल्पनाओं को सुंदरते सुंदरते आगे बढ़ रहे थे और अंततः ईदगाह पहुंचे। ईदगाह में एक साथ हजारों लोग सजदे में खड़े झुके हुए हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट का स्विच ऑन करने पर लाइट ऑन हो जाती है और ऑफ करने पर बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी लोग एक क्रम में एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ सर झुकाते हैं। ये ऐसा लग रहा था दूर से देखने में जैसे कोई लाइटें जगमग कर रही हो। सब चीज नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से हो रही थी। ईश्वर के घर में ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। जो पहले आया वो आगे की पंक्ति में, जो बाद में आया वो पीछे की पंक्ति में आकर के चुपचाप बैठ जाता था। उसमें न पद देखा जाता न औहदा देखा जाता है। पहले कलेक्टर है चाहे कर्षक है, जो जिस क्रम में आया उसी क्रम में भी बैठते हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब समान होते हैं। अब सब नमाज पूरी हुई और बच्चे बाहर लगने वाले ईदगाह के बाहर लगने वाले मेले में टूट पड़े। अब सब लोग अपने अपने पैसे लेके आए थे। ठीक है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, पहले मिठाई की दुकान पर गए। अब मिठाई की दुकान को देख करके भी बच्चों की कल्पना कैसी होती है, देखिए उसका भी एक उदाहरण। ढेरों मिठाइयाँ लगी थी, ठीक है, मिठाई की दुकान में ढेरों मिठाइयाँ लगी थी। एक तो वे गांव से आए थे, छोटे गांव में छोटी सी दुकान होती है जहाँ बहुत सामग्री होती है। या शहर है वैसे ही बड़ा है और फिर मेला लगा है तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हुई थी। ठीक है, तो एक बालक ने इतनी मिठाई कभी देखी नहीं, पहली बार देख के कह इतनी मिठाइयाँ ये कब बिकेगी, कौन खाएगा। तो दूसरे ने कहा अपनी कल्पनाओं के आधार पर, इसी बाल ज्ञान के आधार पर कल्पना से कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक जिनात आता है, जिनात कहते हैं जिन को। एक जिनात आता है शाम के समय में, जो बची हुई मिठाई है वो खुद खरीद लेता है और अपने इसको पैसे दे करके, दुकानदार को पैसे दे के चला जाता है। तो दूसरे ने कहा जिनात के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो इतनी सारी मिठाई खरीदे। तो उसने कहा जिनात के लिए कौन सी चीज़ असंभव है, जो चाह वो कर सकते हैं, उसके पास बहुत पैसा है। उस बालक की ये बात सुनकर पहला वाला बालक क्या कह रहा है, हाँ तभी मुझे लगता है कि अपने गांव में चौधरी साहब के पास भी कोई ना कोई जिन पाला हुआ है, क्योंकि चौधरी इस गांव का मुखिया है जो गांव के हर छोटे बड़े किसानों को कर्ज देता है, रुपये उधार देता है। तो बालकों के दिमाग में क्या है कि चौधरी के पास भी इतना सारा रुपया जो लोगों को उधार देता है कहाँ से आता है, तो उसके कोई ना कोई जिन पाला हुआ है। ये बालकों की परिस्थितियों का आकलन जो किया उन्होंने इस प्रकार से किया। सब किसी ने रेवड़िया खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन खरीदे, सब मजे कर करके खा रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच हामिद, जिसके पास मात्र 3 पैसे है, उसने कहा अभी 2 पैसे की मिठाई खा लूंगा तो बचेगा क्या, 1 पैसा क्या करूंगा, मैं मिठाई नहीं खाता। वो अपने मन को समझा रहा है, खाने तो बच्चों को मिठाई कीड़े पड़ेगी, ठीक है नहीं, लिखा हुआ भी है कि जो ज़्यादा मिठाई खाते हैं उनकी जबान खराब हो जाती है, आदत खराब हो जाती है। फिर इस जबान को मीठा खाने को नहीं मिलता तो ये चोरियाँ करते हैं, आदतें बिगड़ जाती है। वो अपने मन को कंट्रोल कर रहा था। तभी आपने देखा होगा बाल सुलभ जो चीज़ें होती है वो प्रारंभ करते हैं। एक बालक ने उसके साथ हंसी ठिठोली करने के साथ कहा कि हामिद रेवड़िया खाएगा, तो हामिद ने बेचारे ने हाँ कर दी, हाँ खा दूंगा। जैसे रेवड़ियों के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया वो अपने मुंह में खा गया और बाकी बच्चे देख करके उसको चिढ़ाने लगे। हामिद ने कहा चिढ़ाओ भले, ठीक है नहीं, कल को जबान तुम्हारी खराब होगी, ठीक है नहीं, मैं तो अपनी जबान खराब करूँगा नहीं, तुम्हारी आदतें खराब होगी, तुम चोरियाँ करोगे, सब लोग तुम्हें मारेंगे लेकिन मुझे कोई नहीं मारेगा। तो ये बालकों के मध्य एक वार्तालाप चल रहा है। मिठाइयाँ से ले गए खिलौनों की दुकान पे, अब मिट्टी के बड़े बड़े सुंदर खिलौने ऐसे है कि अब बोले इतने सुंदर। किसी ने भिस्ती दिया तो किसी ने सिपाही दिया, किसी ने वकील दिया, अलग अलग बालकों ने अलग अलग दिया। लेकिन हामिद फिर वहाँ टिक गया कि 2-2.5 पैसे खिलौनों पे खर्च कर दिए तो मिट्टी के खिलौने घर तक भी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये मेरे लिए क्या उपयोगी, क्यों मैं पैसा व्यर्थ में खराब करूँ, ठीक है। लेकिन बालक का मन दूसरी तरफ ये भी था कितने सुंदर खिलौने जो दूसरे बालकों ने दिए, तो उसने सोचा मैं भी कम से कम खरीदूँ, नहीं तो इनके साथ खेल कर तो देखूँ, छूकर तो देखूँ, हाथ लगा कर तो देखूँ। लेकिन बालक अपनी चीज़ अति प्रिय होती है, वे किसी और को नहीं साझा करते, वे एकाएक किसी को देते नहीं है।
अब उस बेचारे गरीब बालक का कौन था, तो बाकी वाले बालक उसको अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर करके उसे चिढ़ा रहे थे, ठीक है नहीं। और हामिद जो था वो उनके तर्कों का उत्तर बस एक ही कह रहा था कि घर तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, टूट जाएंगे, रास्ते में बिखर जाएंगे। लेकिन वो कह रहे थे देखो मेरा बिस्ती एक आदेश करूँगा तो पानी भर के लेके आएगा। वकील साहब वाला छात्र कह रहा था कि ये वकील है, मेरा कोई केस होगा तो मेरा वकील लड़ने जाएगा। सिपाही वाला कह रहा है कि ये मेरा सिपाही मेरे घर में रात को पहरा देगा। फिर आगे बढ़े, फिर नई दुकान कटोरी झूलों की दुकान थी, चक्कर घोड़ों पे बैठ करके चक्कर निकाल के झूले खा रहे थे। हामिद को भी मन में तो आया, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, यह पैसा खर्च करना व्यर्थ है, बेकार, ठीक है। अब देखिए ये बात बार बार जो हमें अलग अलग दुकानों के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने मन को जो समझा रहा है, ये उसके परिपक्वता को बताता है कि बाल्यावस्था में ही गरीबी ने उसको बहुत जल्दी परिपक्व कर दिया, उसकी बुद्धि प्रगाढ़ हो चुकी थी, आम बालकों की अपेक्षा, ठीक है। वो गरीबस्ती को जानता था, पैसे की अहमियत को जानता था। अब सबके पैसे खत्म हो गए, तो बाकी वाले बच्चे के लिए हमें मालूम है ये बहुत चालाक है आदमी, जब हम सबके पैसे खत्म हो जाएंगे तब ये अपने पैसे खर्चेगा और तब हमको चिढ़ाएगा। हामिद के मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं था। अब वापिस शहर चलने की, शहर से गांव की ओर लौटने की योजना बनने लगी। काफी दिन ढल चुका था, ठीक है। अब वो सब चल रहे थे, अचानक हामिद की एक जगह पर कदम रुक कर एक लोहार की दुकान पर जाकर उसने एक चिमटा देखा। उसके मन में हाथों हाथ विचार आया कि ये चिमटा अगर मैं घर पर ले जाऊं तो दादी जो मेरे लिए रोटियां सेकती है, रोज उसकी उंगलियां जल जाती है, ये चिमटा होगा तो बड़े आसानी के साथ रोटियां सेक देगी, और जब रोटियां सेकेगी तो मुझे कितनी दुआएं देगी कि मेरा हामिद कितना अच्छा है जो मेरा ध्यान रखता है। इनके माता पिता कोई दुआएं नहीं देंगे इनके मिट्टी के खिलौनों को देखकर, उल्टा गाय निकालेंगे टूटे के दम। लेकिन मेरी दादी माँ पूरे मोहल्ले में जाकर के बताएगी कि देखो मेरा हामिद मेरे लिए चिमटा लेकर आया, ये मेरा कितना ध्यान रखता है, दुआएं देगी। और बड़े बुजुर्गों की दुआएं तो सीधे ईश्वर तक पहुँचती है। ये सोच करके वो उस लोहार से पूछता है कि इस चिमटे का क्या रेट है, ये कितने में दिया। दुकानदार ने कहा चलो भी आगे, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है बालकों की। फिर भी उसने पूछा कितने में दिया, तो उसने कहा 6 पैसे। अब हामिद का मन टूट गया, क्योंकि जेब में कुल 3 पैसे ही थे और कीमत 6 थी। फिर भी नैराश्य और उदासी के भाव में लौटते जाते उसने उसको कहा 3 पैसे में देगा क्या, यह क्या गिरवान हो गया। उसे मालूम था तो आज कीमत बता रहा, वही गाड़ियाँ निकालेगा, लेकिन क्या पता क्या जैसे उस दुकानदार के। उसने कहा ठीक है ले जा 3 पैसे। अब हामिद 3 पैसे में वो चिमटा खरीद करके जब बालकों के पास आया तो बालकों ने एक बार हंसी उड़ी कि तुम तो चिमटा लेके आए। तो फिर अब हामिद ने कहा ये केवल चिमटा नहीं है, ये रुस्तम हिंद है। रुस्तम हिंद यानी हिंदुस्तान का राजा है, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी उतर करके तुम्हारे भिस्ती को एक रखूँ तो भिस्ती जिसवा पुलिस वाले की गर्दन पकड़ के फेंक दूँ तो पुलिस वाला साहब, कानून को तो पेट में डाल दूँ तो कानून जाता रहेगा। अब बालकों भी लगा यार बात तो उसकी सही है, मेरा रुस्तम हिंद आग में भी जा सकता है, चूल्हे में भी जा सकता, पानी में भी जा सकता, कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे भिस्ती कोई पानी में फेंक के देखो, ऊपर जमीन पर पटकूंगा तब भी इसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम अपने खिलौने फेंक के देखो। अब बालकों को लगा नहीं बात तो सही है यार, हमने तो मूर्खता कर दी, इसने बड़े काम की चीज़ दे दी। उसे लगने लगा, तर्क वितर्क में जीतने लगे और आपस में बालकों की बहुत तर्क वितर्क होने लगे। उसने कहा कि भाई मेरा पुलिस वाला पहरा देगा, तुम्हारा ये क्या कर सकता है। तो हामिद ने कहा मेरा चिमटा एक लाठी देगा नहीं तो अपना दौड़े पैर आकर के मेरे पहरेदारी करेगा, और नहीं करेगा तो मैं चिमटे से पकड़ के पुलिस वाले को फेंक दूंगा, ये क्या बिगाड़ देगा मेरा। अब लोगों के बाकी बच्चों के दिमाग में बात जमने लगी कि नहीं चिमटा है तो काम की चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब वही दोस्त जो पहले बालक को चिढ़ा रहे थे हामिद को, अब वही खर्च कर करके कह रहे हैं कि ये रेवड़िया कहेगा, देखा तेरा चिमटा मेरे को दिखा, मैं अपने खिलौने तेरे को दिखाता हूँ। अब आपस में एक्सचेंज होने लगे। अब हामिद ने कहा नहीं रे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे खिलौने कितने सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, मुँह ऐसा लग रहा है कभी मुँह से बोलने लगेंगे। फिर मित्रों व्यवहार हुआ, करते करते घर पहुँच गए। हामिद को आता देख कर बूढ़ी अम्मी दौड़ी उसके आकर के गले लगा दिया।
चिंता थी, बेचारा इतनी दूर पैदल गया, बिना माँ बाप का बच्चा है, पैर में जूते नहीं है, इतनी देर हो गई, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, ये सोच करके उस दादी ने उसे गले लगाया। जब हाथ में उसने चिमटा देखा तो एक ऐसा सा पूछने लगी, ये क्या चिमटा लेकर आया? तब उसने कहा, दादी तुम जब रोटियाँ पकाती हो तो तुम्हारी उंगलियाँ चूल्हे में रोज जलती है, अब से तुम्हारी उंगलियाँ नहीं जलेगी, ये सोच करके मैं चिमटा लेकर आया। बालक की इस बात को सुन करके हामिदा खूब रोई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। जब उसे और ज्ञात हुआ कि ये चिमटा जो 3 पैसे दिए थे वो पूरे के पूरे 3 पैसे इस पर खर्च कर दिए, तब उसकी अंतर की भावनाएं लुढ़क लुढ़क करके बाहर आई थी कि कितना मूर्ख बालक है। वहाँ मेले में भी अपना नहीं सोचा, इसने अपनी दादी के बारे में सोचा। अब हामिद उस आंसुओं का मूल क्या जानता, उसको नहीं मालूम कि दादी क्यों रो रही है। ठीक है, तो एक तरह से वो धीर गंभीर था और दादी रो रही थी। तो एक प्रश्न भी आपके पाठ में आएगा कि क्या कारण था कि हामिदा ने दादी ने बूढ़ी होने के बावजूद भी बच्चे का रोल किया था, बच्चा होने के बावजूद भी बुजुर्ग का रोल किया था। वो गंभीर था, दादी माँ रो रही थी। रो क्यों रही थी? कि उसे बार बार उस परिस्थिति का भान हो रहा था। एक अनाथ बच्चा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, साथ संभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस सब विभिन्न परिस्थितियों के पश्चात भी इसे अपनों के प्रति कितनी चिंता है, कितनी लगाव है। ये पाठ यहाँ पर आपके समाप्त होता है। तो कल अपन इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, तत्पश्चात अपन इस पाठ को आप कृपया अध्ययन करना, जिससे क्या होगा कि और अधिक सहजता और सरलता के साथ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज तो बाकी आ